पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। रेलवे एग्जाम्स 2025 का जो आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट है और नॉन ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का लास्ट 30 डे का स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मात्र 36 डेज ही बचा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। बीच में जो टीसीएस है किसी भी एसएससी एग्ज़ाम को नहीं रखा है, क्योंकि ये डाउट क्लियर है कि अब जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है ये अप्रैल में स्टार्ट कर दिए जाएंगे, या तो अप्रैल लास्ट में स्टार्ट हो या फिर मई में स्टार्ट हो, लेकिन ये लास्ट 30 डे स्टडी प्लान बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से मॉक देंगे, PYQ करेंगे और इसके साथ ही क्या करना होगा ताकि जो आरआरबी एनटीपीसी, क्योंकि पहले ग्रेजुएट लेवल होगा उसके बाद 12th लेवल होगा। इससे पहले ग्रेजुएट 12th साथ ही होता था, लेकिन इस बार से कैटेगरी वाइज कर रेलवे ने अलग कर दिया गया है कि नहीं, अब आरआरबी एनटीपीसी के तहत जो ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट होंगे उनका एग्ज़ाम अलग लिया जाएगा। ये सारे नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं। 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होगा ये अलग लिए जाएंगे। तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो सिलेबस पूरी करने के तो समय है नहीं, तो लास्ट 30 डे स्टडी प्लान आपको किस तरह से करनी है ताकि आप बेहतर रूप से एग्ज़ाम आते आते आप प्रिपेयर कर लें, उसके बारे में इसमें पूरा डिटेल से बताई जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एग्जाम से अपडेट और सभी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस जिसका जितना हो गया है बस यहीं पे स्टॉप कर दे। अब आगे सिलेबस कवर करने या सिलेबस कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज सिलेबस कवर करने का अब टाइम नहीं बचा हुआ है। तो जिसका सिलेबस हो गया है, जितना हो गया है इतना पे ही वो सिलेबस को स्टॉप कर दे, क्योंकि अब मात्र जब 30 दिन बचे हुए आपके पास, तो अगर आप अभी सिलेबस करने जाओगे तो फिर सिलेबस ऐसे भी कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो जिसका जितना हो गया है उतना ही सिलेबस करके छोड़ दे। सिलेबस के बाद आता है आपका मॉक टेस्ट। आपको क्या करना है, डेली जो मॉक टेस्ट का अगर बात करें तो डेली बेसिस पे आपको एक मॉक टेस्ट तो जरूर ही देना है। एक मॉक से डेली बेसिस पे आपको दे देना है, एक मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे देना है। इसके बाद PYQ का बुक उठाना है, कोई भी बुक आप उठा सकते हैं। PYQ का बुक उठाएं और उसमें से आपको क्या करना है, मैथ का डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, GK का डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी प्रकार से आपको रीजनिंग का भी डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 150 क्वेश्चन आपका डेली PYQ सॉल्व होगा प्रीवियस ईयर बुक से। आप किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं जिसमें कि सारा चीज़ हो, GK भी हो, इंग्लिश तो आता नहीं है इसमें, रीजनिंग भी हो और मैथ भी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही में लें, इंडिविजुअल भी बुक आते हैं तो वो ले लेना है। तो ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये नहीं होता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस तो है नहीं, लेकिन जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो लिमिटेड में से ही आते हैं। सिलेबस लिमिटेड नहीं है, लेकिन आपके जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में वो लिमिटेड सिलेबस में से ही प्रश्न आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें जो GK होता है, ठीक है, GK का बात करें तो GK CBT 1 का हम बात कर रहे हैं। GK CBT 1 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये 40 नंबर में टोटल डिवाइड किया जाए, मैं बता दिया करना क्या है, अब उसको डिटेल से हम लोग जानते हैं, सिलेबस सबका कवर हुआ नहीं है पता है। 40 नंबर में जो करेंट अफेयर का बात करते हैं तो करेंट अफेयर का आपसे 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि कौन सी करेंट अफेयर पूछी जाएगी। स्टैटिक्स का बात करें, स्टैटिक्स GK का, तो स्टैटिक्स का आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाद बाकी आपका जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सारे सब्जेक्ट से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। तो ये दोनों पोर्शन आपकी मजबूत होनी चाहिए, एक करेंट अफेयर, एक स्टैटिक्स GK। अब करेंट अफेयर के लिए क्या करें, करेंट अफेयर के लिए आपको डेली नहीं देखनी है वीडियो, या डेली नहीं पढ़नी है। करेंट अफेयर के लिए या तो मंथली मैगजीन देखना है, तो एक ईयर का जो आता है ईयरली मैगजीन, किसी का भी SPD का भी आता है और बहुत सारे बुक का आता है, घट्टा चक्कर का भी आता है, आप उसका देखें करेंट अफेयर के लिए। और स्टैटिक GK ये आपको करनी ही होगी, ये आप लुसेंट से करें, क्योंकि लुसेंट अभी भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत लोग लुसेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो स्टैटिक GK आपको करना ही होगा, क्योंकि ये फिक्स है कि यहाँ से आएगा ही 8 से 9 क्वेश्चन। डांस हो गया, टेम्पल हो गया, राज्य का जो अलग अलग राज्यों का जो नृत्य होता है, उसके साथ ही जो राज्यों का न्यू ईयर होता है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बुक एंड ऑथर हो गए, इनसे एक प्रश्न फिक्स ही रहता है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी।
तो इसमें देखिए सिलेबस इसका कंप्लीट हुआ ठीक है, नहीं हुआ उसका भी ठीक है। लुसेंट कोई मोटी बुक नहीं है, रिवाइज करना है तो आप लुसेंट से करें, रिवाइज करनी है तो लुसेंट से करें, बहुत अच्छा बुक है लुसेंट। इसके बाद का अगर बात करें तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों को रेडी करने के लिए मॉक देना है। मॉक में जो चीज़ आपको आ रही है वो तो ठीक है, जो चीज़ नहीं आ रही है तो उसका एक्सप्लेनेशन मॉक में बहुत अच्छा से नीचे रहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके। उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर टाइम है तो अपने एक डायरी में लिखें और उसे बार बार रिवाइज करें, क्योंकि जो चीज़ आ रही है बच्चा उसी को बार बार पढ़ता है। जो चीज़ आ गया उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उन चीज़ों को पढ़ना है और उससे बार बार रिवाइज करना है। प्लस PYQ, जब आप PYQ को लगा रहे होंगे ना तो केवल PYQ, अब जैसे कि उस समय पूछ देगा कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, आप बता देंगे 1857 की क्रांति किस लिए हुई थी और कब हुई थी, लेकिन उसके आस पास के कारण भी पढ़ लें कि 1857 की जो क्रांति हुई थी तत्कालीन कारण क्या था। जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में, सैनिक विद्रोह हुआ था, तो तत्कालीन कारण क्या था, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा था, कहाँ से कौन सा जो वहाँ पे शासक या राजा था वो कहाँ से लीड कर रहा था, कैसे उसको दबाया गया, इन सारी चीज़ों को आपको अगल बगल की जानकारी देखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि विटामिन ए की कमी से होने वाली कौन सी रोग है, सपोर्टेड प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली कौन सी रोग है, तो आपको ये भी देख लेना है कि विटामिन सी से, डी से, ई से या B1 B2 से, ये सब की कमी से होने वाली कौन सी रोग है, आपको ये रिलेट करके देखना है और आगे चलना है। और इसको लेकर आप यूट्यूब का सोर्स ढूंढना चाह रहे हैं कि यूट्यूब पे कौन अच्छा है, तो फिर उनके लिए परमार सर बहुत अच्छा सोर्स है, आपको इसी तरह से रिलेट करके पढ़ाते हैं, आप उनसे जाके पढ़ सकते हैं। जी हो गया टोटली जीके का स्ट्रेटजी 1 मंथ का, आप इसी प्रकार से करें, आपका जीके अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि NCERT का पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, पूरा जीके लेके बैठ जाएं करने, तो वो आप पॉसिबल नहीं होगा कि आप NCERT का पूरा हिस्ट्री जीके लेके बैठ गए और NCERT का कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपने जीके को आप मजबूत कर सकते हैं 1 मंथ में, केवल बार बार रिवाइज करने से। जीके की बात अगर हम बात करें मैथ रीजनिंग दोनों ही अच्छे पोर्शन होते हैं। टोटल प्रश्नों की जो संख्या होती है 30 होती है मैथ्स में टोटल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो नंबर सिस्टम का होता है। नंबर सिस्टम करने का मतलब कि सर्च एंड इंडिसेस हो गया, इसी में इंक्लूडेड कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसको भी इसी में इंक्लूडेड कर लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर पे वेटेज होता है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको रेशियो एंड परसेंटेज ये दोनों भी आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाएगा। तो मैथ से जो है ज़्यादा प्रश्न अरिथमेटिक से ही देखने को मिलता है, अरिथमेटिक से ही। एक क्वेश्चन आपको एडवांस कट्रिगो से देखने को मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से देखने को मिल जाएगा, 1 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से देखने को मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। तो मैथ के लिए तैयारी के लिए क्या करें, मैथ के तैयारी के लिए आपको वही सेम टॉपिक अपनाना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में देखना है कौन कौन से प्रश्न बन जा रहे हैं, जो प्रश्न नहीं बन रहा है बस उसको सॉल्व करना है। उसके साथ ही डेली का 50 PYQ क्वेश्चन आपको लगाना ही है, इससे आपका मैथ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। आप डेली का 50 लगा रहे हो और 30 डे तक लगा रहे हो तो आप लगभग 1500 क्वेश्चन मैथ का लगा लेंगे, 1500 क्वेश्चन जीके का लगा लेंगे, 1500 क्वेश्चन रीजनिंग का लगा लेंगे। तो आप सोचिए केवल PYQ से आप 1500 क्वेश्चन करके जा रहे हैं, प्लस आप डेली का मॉक भी दे रहे हैं। तो डेली का मॉक में मैथ का 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 दिन आप मॉक भी दे रहे हैं, तो 900 क्वेश्चन आप मॉक का दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट का, मैं मैथ का बात कर रहा हूँ। तो 1500 में अगर 9 हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तो 2400 हो जा रहा है आपका। तो 2400 क्वेश्चन आप मैथ का रेडी कर लेंगे एग्जाम से पहले मात्र 30 डेज में। उसके बाद भी आपको मॉक देने के बाद और PYQ लगाने के बाद भी आप डेली 24 घंटा होता है, 24 घंटा में आप मॉक दे दिए, PYQ लगा लिए, उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाएगा। वो जो टाइम बचेगा तो आप जब मॉक दे रहे होंगे तो उसमें आप एनालिसिस कर रहे होंगे कि किस चीज़ में आप फंस रहे हैं। उस चीज़ का यूट्यूब पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे, किसी भी टीचर का आएगा जिसका भी आपको अच्छा लगे, जिस टॉपिक पे आप फंस रहे हैं, सिलेक्टेड वीडियो उस दिन उस टॉपिक को एकदम क्लियर कर लेना है। उसके बाद सपोजेड कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के किसी सवाल में फंस गए हैं तो उस टॉपिक का जाके बहुत अच्छा से किसी भी टीचर का वीडियो सर्च करके प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना है कि उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी सवाल में आपको आगे नहीं फंसना है, ठीक है। तो मैथ के लिए इस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग सारे ही स्टूडेंट का सही होता है और रीजनिंग अच्छा खासा रोल भी निभाता है। भले रीजनिंग आपको कट ऑफ में ना ले जाए, लेकिन रीजनिंग भी अच्छा खासा रोल निभाता है मेरिट बनाने के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग की बात करें तो
रीजनिंग देखिए, रीजनिंग आप मॉक टेस्ट ही देते रहेंगे ना, PYQ नहीं भी लगाएंगे तो भी रीजनिंग आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। कहीं से अगर आप क्लास नहीं भी किए होंगे तो अगर आप मॉक देते रहें तो रीजनिंग आसानी से सीख जाएंगे। रीजनिंग कोई तोप चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको PYQ लगाने का समय है, क्योंकि रीजनिंग में पैटर्न बदलते रहता है। अभी रेलवे ने बहुत सारा पैटर्न बदला था, RPO कांस्टेबल का देख लीजिए, इससे पहले LP का एग्जाम हुआ था उसको देख लो। तो रीजनिंग का भी आपको PYQ का डेली 50 क्वेश्चन कर लेना है। इस तरह से ये भी आपका रीजनिंग प्लस मॉक मिला के जो है 2400 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग में एक चीज़ और भी कर लेनी, क्योंकि रीजनिंग में पैटर्न बदलते रहता है। तो अभी 2024 के लास्ट में और 2025 के शुरू में जो भी रेलवे ने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं या फिर TCS ने, उसका रीजनिंग के जो भी प्रश्न आए हैं उसे आपको सॉल्व कर लेना है। यूट्यूब पे इजीली से मिल जाता है, बहुत सारे टीचर उसका PDF भी प्रोवाइड करा देते हैं टेलीग्राम पे, तो उससे कर लेना है। ये बिल्कुल ही आसानी से आपका हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप रीजनिंग के लिए करेंगे, आपका रीजनिंग हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा कॉन्टेंट्स के लिए नहीं भटकना है। हाँ, ये कि बुक खरीद लेते हैं फिर इससे बनाते हुए टाइम भी पास हो जाएगा। जो एक बुक है अगर वो कंप्लीट हो गया दोबारा उसी से बनाए। जिसके पास ज़्यादा टाइम है, जिसके पास टाइम नहीं है वो बस मॉक दे, मॉक के साथ साथ PYQ लगाएं, इसी में उनका काम हो जाएगा। ज़्यादा उन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये था रेलवे RRB NTPC 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का डिस्कशन, जो कि बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम ही बचा हुआ है। और ये रामबाण स्ट्रेटजी साबित होगा। आप इसे फॉलो करके देखिए, आप इसे 15 दिन फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जब डेली मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट देने के बाद जब मॉक टेस्ट दे रहा होता है एक स्टूडेंट, एक तैयारी करने वाले बच्चे, तो उन्हें खुद में बूस्ट मिलता है। उन्हें खुद में लगता है कि हाँ, आज मान लेते हैं 65 क्वेश्चन सही हुआ, किसी दिन 63 भी होगा, फिर किसी दिन 67 होगा। एज ए एवरेज देखा जाए ना तो इम्प्रूव ही हो रहा है धीरे धीरे। तो उस प्रकार से धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होगा। क्या नहीं करनी है, क्या करनी है, ये चीज़ें हमने बता दिया। अब डिस्कस करना है यहाँ पे कि क्या नहीं करनी है 1 महीना के लिए। तो देखिए सिंपल से यहाँ पे जान ले, 1 मंथ, क्योंकि 30 डेज का ही टाइम बचा हुआ है लगभग। अब 2-4 दिन आगे पीछे लेके चलेंगे। 1 मंथ तक जो है आपको सोशल मीडिया से हट जाना है। नो इंस्टा, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप की ज़रूरत कभी कभी कहीं PDF ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ रही है तो ठीक है, वरना क्या ही ज़रूरी है। आप 1 महीना अपने तैयारी कीजिए। तो इन चीज़ों से आपको हट के रहनी है जो सोशल मीडिया से। 1 मंथ के बाद जब CBT 1 हो जाएगा, क्योंकि CBT 2 में क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। टोटल GK के जो क्वेश्चन है ये 50 हो जाते हैं। CBT 1 में टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के CBT 1 में पूछे जाते हैं, लेकिन CBT 2 में वही एग्जाम 120 नंबर के हो जाएंगे। टाइम दोनों के लिए आपको 90 मिनट से दिया जाएगा। तो क्योंकि RRB NTPC एक अच्छा खासा लेवल का जॉब होता है, डेस्क जॉब होता है, 100% ये डेस्क जॉब होता है। आपको बैठे बैठे सारे काम करने होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें रहेगा वेटेज। और दूसरी बात ये भी है कि इस बार वैकेंसीज काफ़ी कम आई है। ग्रेजुएशन लेवल के लगभग 8000 प्लस ही आए हैं, 12th लेवल का लगभग 4000 प्लस ही आए हैं। तो फॉर्म भी अच्छा खासा गिरा है। थोड़ी बहुत तो वेटेज रहेगी, लेकिन ये है कि ज़्यादा वेटेज नहीं रहेगी। जिन्होंने RRB टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे के आया होगा उनको पता होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो पूछती नहीं है। तो अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और आप डेली का 50 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 GK का प्रश्न लगा रहे हैं PYQ से और मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, तो 100% गारंटी है कि आप जो भी जोन डाले होंगे आप उस जोन में, उस कटअप के अंदर आ जाएंगे। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया से थोड़ी सी बच के रहना है। बाकी आप अपना तैयारी करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे या फिर आप लोगों को जो भी ज़रूरत होंगे वो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ सोचा गया है, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।